सितंबर 2022 का महीना भारतीय आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है। लेकिन इस महीने में जो हुआ, उसकी नींव कई महीनों बल्कि सालों पहले रखी जा चुकी थी। ये कहानी सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की नहीं है। ये कहानी है भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली एक विचारधारा और उस विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले एक साहसी मिशन की। एक तरफ 2047 तक भारत को बदलने का खौफनाक सपना था, तो दूसरी तरफ उसे बचाने का फौलादी इरादा। तारीख 27 सितंबर 2022, समय रात के 3 बजे, स्थान शाहीन बाग, नई दिल्ली। दिल्ली का शाहीन बाग, ये नाम पिछले कुछ सालों में एक अलग ही पहचान बना चुका था। संकरी गलियां, घनी आबादी और एक ऐसा माहौल जहां स्थानीय लोगों का मानना था कि यहां प्रशासन या पुलिस के लिए आसानी से घुसना नामुमकिन है। ये इलाका एक तरह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक चुनौती बन चुका था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। उस रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, शाहीन बाग की सड़कों पर कुछ अजनबी साये हरकत में आए। ये साये सामान्य पुलिसकर्मी नहीं थे, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पैरामिलिट्री फोर्स के सबसे बेहतरीन कमांडो थे। उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, उनके जूतों की आवाज तक नहीं आ रही, लेकिन उनकी आंखों में एक स्पष्ट मिशन था। एक लोहे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये दस्तक साधारण नहीं थी, ये कानून की दस्तक थी। घर के भीतर सो रहे शख्स ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने का मंजर उसकी कल्पना से परे था। उसके सामने वर्दीधारी पुलिस नहीं, बल्कि आधुनिक हथियारों और सुरक्षा कवच से लैस स्वॉट टीम खड़ी थी। इससे पहले कि वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अपना फोन उठा पाता या अपने साथियों को खबर कर पाता, उसे बिजली की तेजी से काबू कर लिया गया। बाहर सड़क पर एक गाड़ी तैयार खड़ी थी, उसे किसी सामान की तरह उठाया गया और गाड़ी में डाल दिया गया। जैसे ही गाड़ी का इंजन घुमा, घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी, मोहल्ले की बत्तियां जलने लगी, पड़ोसी जाग गए। शाहीन बाग की फितरत के मुताबिक 15-20 लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और गाड़ी का पीछा करने के लिए दौड़े। उनका मकसद था पुलिस का रास्ता रोकना, जैसा कि वे अक्सर सोचते थे कि वे कर सकते हैं। लेकिन वे जिस भ्रम में जी रहे थे, वो उस रात टूट गया। जैसे ही वे गली के मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी गली को कमांडो ने घेर रखा है। बैरिकेडिंग लग चुकी थी। पुलिस वालों की आंखों में वो सख्ती थी जो बता रही थी कि आज का दिन अलग है। संदेश साफ था, कानून से ऊपर कोई क्षेत्र नहीं है। शाहीन बाग का तथाकथित सुरक्षा कवच ध्वस्त हो चुका था। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ठीक उसी पल जब शाहीन बाग में ये कार्रवाई हो रही थी, घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, देश के 12 अन्य ठिकानों पर भी दरवाजे टूट रहे थे। पकड़े गए लोग दिन के उजाले में आम नागरिक दिखते थे, कोई दुकानदार, कोई टीचर, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन रात के अंधेरे में उनका असली चेहरा कुछ और था। वे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मोहरे थे और जिस ऑपरेशन ने उन्हें दबोचा था, उसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर एजेंसियों ने इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की। इसका जवाब छिपा था बिहार की राजधानी पटना की तंग गलियों में। जुलाई 2022, बिहार विधानसभा अपने 100 साल पूरे करने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शताब्दी समारोह में शामिल होना था। पूरा शहर छावनी में तब्दील था, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखता है, बल्कि वो होता है जो भीड़ में छिपकर वार करता है। पटना का फुलवारी शरीफ इलाका, ऊपर से शांत दिखने वाले इस इलाके में अहमद पैलेस नामक इमारत के भीतर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। 11 जुलाई की तारीख थी। खुफिया सूत्रों से मिली एक छोटी सी जानकारी ने बिहार पुलिस की नींद उड़ा दी थी। अहमद पैलेस की पहली मंजिल पर एक गुप्त मीटिंग चल रही थी। वहां मौजूद लोग किसी उत्सव की तैयारी नहीं कर रहे थे, वे हथियारों को तेल लगा रहे थे, ग्रेनेड की पिन चेक कर रहे थे और एक खौफनाक नक्शा तैयार कर रहे थे। ये लोग पीएफआई के विशेष रूप से प्रशिक्षित सदस्य थे। उनका प्लान बेहद सीधा और भयावह था। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान डायरेक्ट एक्शन यानी हमला करना। वे जानते थे कि प्रधानमंत्री का रूट क्या होगा। वे सुरक्षा में मौजूद खामियों को तलाश रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें धोखा दे गई और भारत की खुफिया तंत्र की सतर्कता जीत गई। इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ एक डिजिटल गलती से शुरू हुआ। अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं एक निशान छोड़ ही देता है। फुलवारी शरीफ थाने के एसएचओ इकरार अहमद के फोन पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। ये मैसेज सामान्य नहीं था, ये जहर से भरा था। इसमें भड़काऊ भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा था, तुम्हें अपनी वर्दी और वफादारी पर शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम अपनी असली पहचान कब समझोगे? कल जुम्मे का दिन है, नया टोला की जामा मस्जिद में आओ और साबित करो कि तुम किसके साथ हो। ये मैसेज एक पुलिस अधिकारी को उकसाने और उसे अपने कर्तव्य से भटकाने की कोशिश थी। लेकिन ये दाम उल्टा पड़ गया। एसएचओ इकरार अहमद ने डरने या बहकने के बजाय इसे अपनी ड्यूटी का हिस्सा माना। उन्होंने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया। पहले तो एक 0 एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एहसास हुआ कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जांच की कड़ियां जुड़ती गईं और पुलिस का काफिला सीधे अहमद पैलेस पहुंचा। 11 जुलाई को जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो उन्हें जो मिला उसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। वहां मौजूद थे अतहर परवेज, जो प्रतिबंधित संगठन सिमी का पूर्व सदस्य था, और मोहम्मद जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस का ही एक रिटायर्ड दरोगा था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी का इस तरह की साजिश में शामिल होना ये दर्शाता था कि इस संगठन की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी थीं। वे वहां बेरोजगार युवाओं को मार्शल आर्ट्स के
नाम पर हथियार चलाने और दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दे रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को हथियार और गोला बारूद तो मिले ही, लेकिन सबसे खतरनाक हथियार कागजों के एक बंडल में छिपा था। ये 7 पन्नों का एक दस्तावेज था जिसके कवर पर लिखा था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, भारत 2047 भारत में इस्लामी शासन की ओर। ये सिर्फ एक पर्चा नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। इसमें चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया गया था कि कैसे अगले 25 सालों में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब तक देश की सत्ता को पलट दिया जाएगा। इस दस्तावेज में 4 प्रमुख चरण बताए गए थे। संगठन और लामबंदी, मुस्लिम समुदाय को यह एहसास दिलाना कि वे खतरे में हैं और उन्हें एकजुट होकर पीएफआई के झंडे के तले आना होगा। हिंसा और आतंक, विरोध प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा फैलाना, हथियार जमा करना और विशेष स्क्वाड तैयार करना। संस्थानों में घुसपैठ, पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन में अपने लोगों को भर्ती कराना ताकि अंदर से सिस्टम को खोखला किया जा सके। सत्ता परिवर्तन, बाहरी ताकतों यानी दुश्मन देशों की मदद से भारत सरकार के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ना और सत्ता हथियाना। पूछताछ में यह भी कबूला गया कि प्रधानमंत्री का पटना दौरा उनके लिए शक्ति प्रदर्शन और हमले का एक मौका था। ये जानकारी मिलते ही ये मामला स्थानीय पुलिस से निकलकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और खुफिया ब्यूरो के पास चला गया। जैसे ही इंडिया 2047 विजन डॉक्यूमेंट की कॉपी नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेज पर पहुंची, माहौल गंभीर हो गया। डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड और मास्टर रणनीतिकार कहा जाता है, तुरंत समझ गए कि पीएफआई अब कोई छोटा मोटा संगठन नहीं रहा। ये एक ऐसा हाइड्रा बन चुका था जिसके कई सिर थे, छात्र संगठन, मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक दल के रूप में। जुलाई के मध्य में साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में बैठकों का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल ने स्थिति का आंकलन किया। डोभाल का विश्लेषण स्पष्ट था, हम सिर्फ शाखाओं को नहीं काट सकते, हमें जड़ पर प्रहार करना होगा, लेकिन ये प्रहार इतना सटीक और व्यापक होना चाहिए कि उन्हें संभलने का मौका न मिले। यहाँ से जन्म हुआ ऑपरेशन ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस इसलिए क्योंकि जैसे ऑक्टोपस अपनी 8 भुजाओं से शिकार को जकड़ लेता है, वैसे ही भारतीय एजेंसियों को देश के अलग अलग कोनों में फैले इस नेटवर्क को एक साथ जकड़ना था। अगले 2 महीनों की रणनीति, खुफिया निगरानी। आईबी और रॉ ने पीएफआई के हर छोटे बड़े नेता की प्रोफाइलिंग शुरू की। कौन किससे मिलता है, पैसा कहां से आता है, हवाला रूट और विदेश में उनके आका कौन है। गजवाए हिंद कनेक्शन। 15 जुलाई को आईबी ने मरगूब अहमद दानिश को पकड़ा। उसका फोन एक डिजिटल बारूद का ढेर था। उसमें गजवाए हिंद नाम का व्हाट्सएप ग्रुप मिला जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैंडलर्स जुड़े थे। ये सबूत था कि ये लड़ाई सिर्फ देश के अंदर की नहीं बल्कि सीमा पार के दुश्मनों के खिलाफ भी थी। मनोवैज्ञानिक युद्ध। सीधे कार्रवाई से पहले सरकार ने एक स्मार्ट चाल चली। उन्होंने सूफी संतों और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन आयोजित किए। मकसद साफ था, कट्टरपंथी पीएफआई को आम मुसलमानों से अलग थलग करना। ये संदेश दिया गया कि पीएफआई इस्लाम का नहीं बल्कि आतंक का प्रतिनिधि है। तैयारियां पूरी हो चुकी थी। 15 राज्यों के पुलिस कप्तानों, एनआईए के अधिकारियों और ईडी की टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया था। गोपनीयता इतनी थी कि स्थानीय पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों को भी नहीं पता था कि रात को क्या होने वाला है। उन्हें लगा कि ये कोई रूटीन गश्त है। 22 सितंबर सुबह 3 बजे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एंटी टेरर क्रैकडाउन शुरू हुआ। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, कर्नाटक से लेकर असम तक एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी। ये सिंक्रोनाइज्ड रेड थी, यानी मल्लापुरम में जिस वक्त दरवाजा खटखटाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली और लखनऊ में भी कार्रवाई हो रही थी। इस ऑपरेशन में पीएफआई की टॉप लीडरशिप यानी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया गया। ओमा सलाम को केरल से उठाया गया। अनीस अहमद को उनके घर से दबोच लिया गया। उनके लैपटॉप, हार्ड डिस्क और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए गए। इन डॉक्यूमेंट्स में खाड़ी देशों से आने वाली फंडिंग और टेरर कैंप्स की डिटेल्स थी। कुछ इलाकों में पीएफआई समर्थकों ने विरोध करने की कोशिश की, नारे लगाए, लेकिन सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ने किसी भी हिंसा को भड़कने नहीं दिया। ये पहला झटका था। पीएफआई को लगा कि शायद यही अंत है, लेकिन सरकार का प्लान अभी बाकी था। पहले छापे के बाद पीएफआई की कमर टूट चुकी थी, लेकिन उसके फुट सोल्जर्स और सेकेंड लाइन लीडरशिप अभी भी बाहर थी। वे विरोध प्रदर्शनों आयोजित करके देश का माहौल खराब करने की फिराक में थे, लेकिन अमित शाह और डोभाल की जोड़ी उनसे 2 कदम आगे थी। ठीक 5 दिन बाद 27 सितंबर को ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार एजेंसियों ने उन लोगों को निशाना बनाया जो दंगों की प्लानिंग कर रहे थे और स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। 7 राज्यों में ताबड़तोड़ छापे पड़े और 170 से अधिक और गिरफ्तारियां हुई। इस बार पीएफआई के पास प्रतिक्रिया देने का न तो समय था और न ही नेतृत्व। संगठन पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो चुका था। उनके संचार तंत्र काट दिए गए थे। 28 सितंबर 2022 कानूनी प्रक्रिया का अंतिम हथौड़ा चला। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक राजपत्र यानी नोटिफिकेशन जारी किया। यूएपीए के तहत पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों जैसे रिहैब इंडिया फाउंडेशन,
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया आदि को 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। बैन का असर, पीएफआई के दफ्तर सील कर दिए गए, बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक कर दिए गए। इसके सदस्यों की किसी भी गतिविधि को अब आतंकी गतिविधि माना जाने लगा। निष्कर्ष, एक नए भारत का उदय। ऑपरेशन ऑक्टोपस सिर्फ पुलिस की एक कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली की परिपक्वता का प्रमाण था। ये दर्शाता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और खुफिया एजेंसियों की दक्षता मिलती है तो बड़े से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है। शाहीन बाग का वो घर, पटना का अहमद पैलेस और केरल के वो दफ्तर अब खामोश हैं। 2047 तक भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले अब जेल की सलाखों के पीछे अपने किए का हिसाब दे रहे हैं। इस ऑपरेशन ने देश को एक बड़ा संदेश दिया। लोकतंत्र में असहमति का स्थान है, लेकिन देश की अखंडता के खिलाफ रची गई साजिश का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के साहसिक कारनामे के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।